सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं राजीव सिंह, नोफा का अध्यक्ष। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ देर चर्चा करेंगे जो बिल्डर्स और बायर्स के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और उस पे किस तरह राहत मिले। हालांकि थोड़े दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और मैं सोचता हूँ कि उससे काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद रख सकते हैं। उसका एक कैस्केडिंग इफ़ेक्ट आएगा और बिल्डर्स पे और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला मुद्दा यही आता है कि ऐसी स्थिति आई क्यों। तो स्थिति आने का कारण दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो फ्रॉम अ बायर्स पर्सपेक्टिव उनका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती बिल्डर की तरफ से, यानी कि वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और अगर सपोज एफआईआर बढ़ गया है या कुछ भी जो अथॉरिटी के साथ उसका जो गठबंधन चलता है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी एकदम नहीं रखी जाती। जो अप्रूवल्स आए हैं कैसे आए हैं, क्या आधे कानून के मुताबिक वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी जो है जो बायर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक जो मुद्दा आता है वो है कि डिले इन प्रोजेक्ट्स, मतलब लोग अपना पूरी जमा पूंजी जो है कई बार तो पूरी लाइफ की जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं कि एक घर खरीदने में, और उसकी डेट नहीं आ पाती, उनके लोन्स या किस्तें भी ख़त्म हो जाती हैं। कहीं कहीं केसेस तो ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर उन्होंने पूरा पेमेंट कर दिया है, जो लोन लिया था बैंक से वो भी उसकी किस्तें भी लोन बैंक के थ्रू दे दी गई हैं और तब भी उनको पोजीशन नहीं मिल पाया है। पोजीशन मिल भी गया है, कुछ केसेस में ये है तो रजिस्ट्री नहीं हो पाती क्योंकि बिल्डर ने अथॉरिटी का पैसा नहीं जमा किया है तो अथॉरिटी रजिस्ट्री रोक देती है। तो कानूनी हक जो है, कानूनी जो एक लेजिटिमेट जो ओनरशिप है वो जो हमारे बायर्स को है वो मिल नहीं पाती है। इसमें तरह तरह के वायलेशंस होते हैं। यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी वायलेशन है। जो रिसेंट हमारी जो जजमेंट आई है उसमें तो इसका नेशनल बिल्डिंग कोड का भी वायलेशन है और नोएडा रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो है, जो बिल्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उसका भी वायलेशन है। तो इस वायलेशन को चेक करने के लिए कोई नहीं है। वायलेशन चेक करना एक बहुत अहम मुद्दा है बायर्स के लिए। बायर अपने में बिजी रहता है तो उसको कोई एक बॉडी चाहिए जो कि ये प्रॉब्लम जो आई है, इफ़ आई कैन रिकॉल, इट इज़ 2014-2015 से ये जो संघर्ष जो ज़्यादा शुरू हुआ था वो 2015 के बाद हुआ है और 2017 में यूपी रेरा का भी जो है हमारा जो गठन हुआ है उस समय। और यही देखते हुए कि जो बायर्स हैं जो काफ़ी जब परेशान हो गए हैं तो रेरा का गठन किया गया और राइट डायरेक्शन में एक स्टेप है एंड आई एम श्योर रेरा ने काफ़ी इस पे प्रोग्रेस भी करी है और इससे काफ़ी राहत भी मिली है, कॉन्फिडेंस भी आया है बायर्स में। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है, ये सबसे बड़ा जो अहम जो बिल्डर बायर्स के लिए जो एक राहत है वो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग अभी आई है, जो जजमेंट आया है जो सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ही अहम है। उस लेट अस टच थोड़ा सा उसके ऊपर के ये किस तरह की चीज़ है कि इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो पहली चीज़ कि लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अपार्टमेंट एक्ट्स या जो यूपी अपार्ट कंस्ट्रक्शन के जो एक्ट्स हैं, जो कानून है, कानून काहे के लिए बना है। सबसे पहली चीज़ तो ये जानना ज़रूरी है कि कानून जो भी ये कंस्ट्रक्शन के जो कानून बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि जो बायर है जो इस घर में रहेगा उसमें कम से कम वो सेफ रहे, सेफ्टी जो है उसकी रेजिडेंट्स की, जो ड्वेलर है जो वहाँ रहेगा उसकी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी से मतलब क्या होता है कि जैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन जहाँ फायर टेंडर्स जा सकें, अगर कहीं फायर टेंडर्स की जाने की रास्ता होना चाहिए उसमें वो वायलेशन ना हो, हवा आए, अच्छी तरह वेंटिलेशन हो, प्रॉपर बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन हो, रोशनी हो। तो ये सारे मुद्दे हैं। और इस जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक सेक्शन है जो डिस्टेंस क्राइटेरिया को बताता है अपार्टमेंट एक्ट्स में कि मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए जो कि 9 मीटर से लेके 16 मीटर तक है और अब अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग बनने वाली है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है उसके ऊपर ये उस पर डिपेंडेंट होता है कि कितनी डिस्टेंस आपस में रखी जाए।
अगर उसको फॉलो नहीं करा गया है तो ऑब्वियसली मतलब एक सीधी सी बात है, इसका मतलब कि लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करा जा रहा है उस पर। अच्छा, अगर उन्हें अगर इन्फॉर्म करना उनको सबसे अहम चीज़ है, इन्फॉर्म भी नहीं करा जाएगा अगर कि भैया हम लोग ये इस तरह से करने जा रहे हैं, तो अगेन द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसमें, बिकॉज इसमें बिल्डर का फ़ायदा होता है, वो जो बायर है उसको तो वो देखता ही नहीं है, उसको एकदम अनदेखा कर देता है, उसको समझता ही नहीं है उसके। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बायर का कौन ख्याल रखेगा, अगर अथॉरिटी अपने में बिजी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने में बिजी है और बिल्डर अपने पैसे बनाने में मुश्किल है, तो ये तो एक बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गई बायर के लिए। तो लेकिन कोर्ट में अभी देखिए वही बोलते हैं कि देर है, मतलब हर एक चीज़ में थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन जस्टिस ज़रूर है। तो एक कोर्ट ने इस पर फैसला देके बहुत ही ये अच्छा किया है और इससे लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई गई है कि क्या है। दूसरी चीज़ यही है कि जो हम लोग बात करते हैं कि कंसेंट जो है, आई मीन सबसे बड़ा वायलेशन ये है कि जब भी बिल्डर कुछ चेंजेस लाता है अपने, चाहे वो FAR हो, चाहे वो हाइट हो या एडिशनल वो हो, चाहे जो कुछ भी कर रहा हो, तो उसमें बहुत ज़रूरी है, अहम है कि उसका इंफॉर्मेशन इसको दी जाए, जो हमारा बायर है उसको इन्फॉर्म करा जाए इन सब मुद्दों पे, इन चीज़ों को बताया जाए। लास्टली कुछ और, वैसे तो बहुत सेक्शंस हैं इसमें, एक है प्रोपोर्शनेट शेयर। अगर सपोज बिल्डिंग ज़्यादा ऊंची खड़ी कर रहे हैं, उसमें एडिशनल फ्लोर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स जो इनिशियली जो प्रॉमिस करा गया था बायर को, वो अभी वायलेट हो रहा है, उसको कंसिडर नहीं करा जा रहा है, और अगर कंसिडर नहीं करा जा रहा है, उनको कंपनसेट नहीं करा जा रहा है, दैट अगेन इज़ अ वायलेशन ना। लेकिन इसको मॉनिटर कौन करेगा? इफ़ द अथॉरिटी इज़ नॉट डूइंग, तो बायर डज नॉट हैव टू एनी प्लेस टू गो एक्सेप्ट टू द कोर्ट, और जो कि हुआ है इसके सिलसिले में। लेकिन बात वही है कि डज एवरीबडी नीड टू गो टू द कोर्ट? यही हो जाएगा कि, और या फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करेगा इसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी इन वन सेंस कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं योगी आदित्य जी ने, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक प्रयास कर रहे हैं कि 2017 से पहले जितने भी जो डिस्क्रिपेंसीज थी, जहाँ पर वायलेशंस थे, और उनको एक स्क्रूटनी में लाया जाए, उनको चेक करा जाए और देखा जाए। आई एम श्योर इससे एक काफ़ी सिस्टम में करेक्शन आएगी और लोगों को राहत मिलेगी इससे। थैंक यू।